इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है वो इंडिया का हेड ऑफ यूनियन होता है, यानी इंडिया के सारे स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, फेडरल कैपिटल, इन सब का हेड जो होता है वो इंडिया का प्रेसिडेंट होता है। इंडिया का प्रेसिडेंट पूरे इंडिया का सरबराह है कि वो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस है। सारे आर्म फोर्सेस उन्हीं के अंडर में आते हैं। तो यूँ कहें कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडिया के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा ऑफिस है। हाँ, ये अलग बात है कि प्रैक्टिकली पावर्स उनके पास कुछ नहीं होते। प्रैक्टिकल पावर्स कहाँ यूज होते हैं, वो तो प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं। लेकिन फिर भी इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया का बॉस है। इंडिया का प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 52 के थ्रू क्रिएट किया गया है। और आर्टिकल नंबर 53 जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बताता है कि प्रेसिडेंट या तो अपने पावर डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकता है या सबऑर्डिनेट अथॉरिटी के जरिए इस्तेमाल कर सकता है। तो इंडिया का प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द यूनियन, हेड ऑफ द सुप्रीम कमांड और सुप्रीम कमांड ऑफ आर्म फोर्सेस, ये आर्टिकल नंबर 52 के तहत क्रिएट किया गया है। और आर्टिकल नंबर 53 कहता है कि इंडिया का प्रेसिडेंट अपने पावर्स या खुद इस्तेमाल कर सकता है या फिर अपनी सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज के जरिए इस्तेमाल कर सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया के प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कौन सा शख्स इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है। उसके लिए सबसे पहले लाजमी ये है कि वो इंडिया का एक सिटीजन होना चाहिए। यू शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। और उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। 35 साल से कम उम्र का शख्स इंडिया का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। 35 साल का हो और इंडिया का सिटीजन हो। मैक्सिमम कोई एज लिमिट नहीं है, कम से कम 35 साल का होना चाहिए और इंडिया का शहरी होना चाहिए। और फिर वो सारे क्वालिफिकेशंस उसके के अंदर मौजूद हो जो एक लोकसभा के मेंबर के लिए मुंतखब होने के लिए होने चाहिए। यानी वो बैंकरप्ट ना हो, वो मेंटली साउंड हो और वो किसी भी केस में कल्प्रिट ना हो। तो ये सारी क्वालिफिकेशंस उनके अंदर होनी चाहिए। उसके अलावा जो इंडिया का प्रेसिडेंट होगा उसे कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना होगा, यानी किसी और प्राइवेट इदारे का सरबराह होना या मुलाजिम होना या किसी गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड करना, ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो हमेशा हेड ऑफ द यूनियन रहेगा। वो किसी और ऑफिस को होल्ड नहीं करेगा। क्यों? ताकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो जाए। और हाँ, इंडिया का प्रेसिडेंट इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस नहीं रख सकता, किसी लेजिस्लेटिव बॉडी का ऑफिस नहीं रख सकता, चीफ मिनिस्टर या गवर्नर नहीं हो सकता। हाँ, अगर प्रेसिडेंट इलेक्ट होने से पहले अगर वो वाइस प्रेसिडेंट है या किसी लेजिस्लेटिव बॉडी का मेंबर है या चीफ मिनिस्टर है या गवर्नर है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना कि जब वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो तो उसे अपने ऑफिस से रिजाइन करना पड़ेगा। और ये सब कुछ बताया गया है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 59(1) में ये बात बताया गया है क्लियरली कि इंडिया का प्रेसिडेंट जो है ना, वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सीएम या गवर्नर नहीं हो सकता। अगर है तो जिस दिन वो प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा उसी दिन उसे उन ऑफिस से, अपने दूसरे ऑफिस से रिजाइन करना पड़ेगा। बाकी जो क्वालिफिकेशन है ना दोस्तों, ये सारी की सारी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 58 के मुताबिक हमने बताया है। सिर्फ आखिरी वाली जो क्लू हमने बताया ये हमने आर्टिकल नंबर 59(1) से उठाया। उसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले ये बात जहन में रहे कि इंडिया के प्रेसिडेंट की इलेक्शन कराना ये जिम्मेदारी है इंडिया की इलेक्शन कमीशन का। और इलेक्शन का सारा जो तरीकाकार मेंशन है वो इलेक्शन एक्ट 1952 में मौजूद है। इस 1952 के क्लॉज नंबर 4 सब क्लॉज 1 इंडिया के प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है। वो सारी बातें इसी में मौजूद है।
अब ये जो हम बता रहे हैं दोस्तों, हमारे लिए इसका जो सोर्स है वो इलेक्शन एक्ट है इंडिया का, इलेक्शन एक्ट 1952, उसके सब क्लॉज नंबर 4 सब क्लॉज नंबर 1 से हमने ये मवाद उठाया। अब इसके मुताबिक क्या है, इसके मुताबिक सबसे पहले ये है, ये मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि दोबारा मैं कुछ लिख सकूँ। तो इसके मुताबिक सबसे पहले ये है कि जो प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनी होगा वो सबसे पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराएगा, कितने का, 15,000 इंडियन रुपीस का सिक्योरिटी जमा कराएगा। नॉमिनेशन के लिए कोई भी मेंबर 4 दफ़ा ट्राई कर सकता है, यानी एक मरतबा उसका नॉमिनेशन कैंसिल हो जाए तो फिर वो जमा करा सकता है, फिर कैंसिल हो जाए तो फिर इसी तरह 4 मरतबा कर सकता है, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट एक ही मरतबा देना है। एक मरतबा 15,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है, वही सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर खुदा न खास्ता नॉमिनेशन में कोई छोटी मोटी गलती निकल जाए और वो कैंसिल हो जाए तो दोबारा उस गलती को ठीक करने के बाद जमा करा सकता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट दोबारा नहीं देगा उस सूरत में। अब सबसे पहली कंडीशन ये है कि इंडिया का जो प्रेसिडेंट होगा उसे प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन जमा कराते हुए 50 सब्सक्राइबर्स और 50 स्कैंडर्स होने चाहिए। इन सब्सक्राइबर्स वो लोग जो 50 ऐसे एमपीज या एमएलएस हों जो ये कहे कि ये शख्स प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़े, हम इसको सपोर्ट करते हैं, और 50 और ऐसे हों जो ये कहे कि इन जो 50 ने सब्सक्राइब किया है इन लोगों ने सही किया है, हम भी इनके साथ हैं। यानी टोटल 100 लोगों का सपोर्ट उसके पास होना चाहिए, उसके अलावा उसका नॉमिनेशन जमा नहीं होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये बड़ा कैसी ज़रूरत है कि आप 100 लोगों का सपोर्ट दिखाओ तो आप इलेक्शन लड़ सकते हो, वरना आप नहीं लड़ सकते। ये असल में हुआ ये कि ये रूल शुरू में नहीं था, ये रूल अडॉप्ट किया गया 1974 में। ये रूल कब अडॉप्ट किया, 1974 में। वो इसलिए कि बहुत सारे ऐसे लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए आते थे जिनके 2 वोट भी नहीं होते थे, तो ये एक मुफ्त में फजूल किस्म की जो है ना नॉमिनेशन आ जाती थी। तो इसलिए कहा कि यार जो नॉमिनेशन के लिए आ रहा है उसकी कोई तो प्रोबेबिलिटी हो कि वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट कर सके। तो इसलिए कहा कि आपने अगर नॉमिनेशन जमा कराना है तो पहले आप 50 सब्सक्राइबर्स और 50 स्कैंडर्स का सपोर्ट लोगे, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सबमिट फॉर नॉमिनेशन। अब उसके बाद फिर दूसरी बात वो ये कि वोटिंग जो होगी वो इनडायरेक्ट होगी, यानी इंडिया की जो जनता है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं करती है, बल्कि इंडिया ने की जनता ने इलेक्ट किया है अपने एमपीज को, अपने एमएलएस को, वो एमपीज और एमएलएस वोट करेंगे। अब जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा वो एमपीज और एमएलएस से मिल के बनेगा, यानी सारे एमपीज और सारे एमएलएस मिल के इलेक्टोरल कॉलेज बनाएंगे। हाँ, इसमें जो राज्यसभा के नॉमिनेटेड एमपीज है, आपको पता नहीं राज्यसभा में नॉमिनेटेड कितने एमपीज होते हैं, 12 एमपीज होते हैं, आपको याद होता है हमने राज्यसभा में बताया था। वो इलेक्टोरल कॉलेज के हिस्सा नहीं होते, बाकी जो है वो सारे मिलकर इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। अब जो वोटिंग होगी वो सेक्रेट बैलेट के थ्रू होगी, यानी खुफिया राय दही के जरिए। जब सेक्रेट बैलेट है तो बात समझने वाली है कि यहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लग सकता। एंटी डिफेक्शन लॉ तब लग सकेगा ना जब ओपन बैलेट हो, बैलेट ही सेक्रेट है तो यहाँ बात अंडरस्टूड है कि एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। और जो वोट की तकसीम की गई है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू की गई है, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए एक बाकायदा से फार्मूला डेवलप किया गया है। अब वो ये है कि एक एमएलए का, यानी एक एमएलए के वोट की वर्थ कितनी होगी, वो होगी उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एमएलएस, जो सम रिजल्ट आएगा उस पूरे को डिवाइड करोगे 1,000 से। फॉर एग्जाम्पल एक स्टेट है, स्टेट ए, लेट सपोज इसकी पॉपुलेशन है 10,000, 10,000 इसकी पॉपुलेशन है। वोटर यहाँ पे कितने हैं, ओ सॉरी एमएलएस कितने हैं, एमएलए यहाँ मिसाल के तौर पे 100 एमएलए, ठीक है। तो यहाँ एक एमएलए की वोट की स्ट्रेंथ कितनी होगी ये देखना हो तो कैसे करेंगे, टोटल पॉपुलेशन 10,000 डिवाइडेड बाय 100, जो रिजल्ट आएगी क्या आएगी 100,
100 को डिवाइड करोगे 1000 से तो 0.1 एक की वोट होगी, यानी 10 वोट्स 10 एमएलएस का मिला के एक वोट बनेगा अगर किसी स्टेट में ये कंडीशन हो तो। आपने एक एक को कैलकुलेट नहीं करना है, आपने जस्ट ना फार्मूला अच्छी तरीके से समझ जाना है। वो ये समझना है कि जो टोटल पॉपुलेशन है इसको डिवाइड करना है स्टेट की टोटल पॉपुलेशन को टोटल नंबर ऑफ एमएलएस के साथ, और इससे जो रिजल्ट आएगी इसको आपने डिवाइड करना है 1000 के साथ, तो एक एमएलए के वोट की वर्थ आ जाएगी। अब ये हुई एमएलए के वोट को काउंट करने का तरीका, वर्थ को काउंट करने का तरीका। अब एमपी का मेंबर पार्लियामेंट के वोट को कैसे काउंट करें, तो जितने भी स्टेट्स, सारे स्टेट्स की वोट्स की जो टोटल तादाद है, ठीक है ना, टोटल वोट्स जो उनको असाइन हुए उनको डिवाइड करते हो नंबर ऑफ एमपी से। मिसाल के तौर पे एक मरतबा आपने कैलकुलेट किया तो सारे स्टेट्स के जितने वोट्स थे वो सबकी तादाद हो गई लेट्स सपोज 100। मिसाल रखो 10 एमपीज की तादाद है, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी 10 वोट्स मिल जाएंगे एमपीज को। ठीक है, एक एमपी का वोट 10 वोट के बराबर होगा। तो इस फार्मूले के तहत वोट की वर्थ को कैलकुलेट की जाती है। और वोटिंग जो होती है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए होती है, एसटीपी के जरिए। ये वो वोट नहीं होता जो वोट हम आमतौर पे अपने एमपीज को या एमएलएस को इलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, बल्कि इस वोट में क्या होता है, इस वोट में ये होता है ना कि जितने कैंडिडेट्स हैं उनको आपने नंबरिंग करना होता है। ठीक है, नंबर करते हो 1 2 3 4 इस हिसाब से, और फिर आपके नंबरिंग के हिसाब से वोट काउंट होता है। यहाँ इसके हम ज़्यादा तफसील में नहीं जाएंगे, एक अलग हम लेक्चर बना रहे हैं एसटीवी पे, आप हमारे चैनल पे आके उसको ज़रूर देखना, वहाँ आप इसको अच्छी तरीके से समझ जाओगे। तो यहाँ ये बात में रखना है कि इंडिया के प्रेसिडेंट का जो वोट है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए होता है। ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। यहाँ हमने इंडिया के प्रेसिडेंट के सिर्फ इलेक्शन पे बात किया है। आगे हमने वादा किया है कि एसटीवी पे एक अलग पूरा वीडियो बना के अपलोड करेंगे, वो भी हम करेंगे। उसके अलावा इंडिया के प्रेसिडेंट के पावर्स के बारे में और दूसरे फीचर्स के बारे में अलग क्लिप में बात करेंगे, आपने ज़रूर वो भी देखना है। ज्वाइन करने का एक बार फिर आपका शुक्रिया, अपने राय से ज़रूर आगाह करें। खुदा हाफ़िज़।